गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। हमने पिछले लेक्चर में हुक्स लॉ पढ़ा, जिसमें कि हमने एक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बदलने के साथ ही बदल जाता है। तो हमने 3 तरीके के मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े थे, जिसमें पहला था यंग मॉडल्स। अब यंग मॉडल्स में क्या है कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि हमने जब स्ट्रेस स्ट्रेन इनके बारे में पढ़ा था, तो हमें पता है कि 3 तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं, प्रतिबल 3 तरीके के होते हैं, और स्ट्रेन यानी कि विकृति भी 3 तरीके की होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में, कि अगर हम लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो वो कांस्टेंट आता है। इसको कहते हैं हम यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कि हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अनुप्रस्थ प्रतिबल बटे अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ जो प्रतिबल है और विकृति है, ये हमारे जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं उसमें हमने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, प्रतिबल और विकृति के बारे में, किस तरीके से इनको निकाला जाता है, वो भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स F है, जिसको कि हम किसी वायर जिसका कि क्रॉस सेक्शन जो है वो है A, उस पर अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट है वो है डेल्टा L। इनिशियल लेंथ है उसकी L, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है वो हो जाएगा F बाय A, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा L अपॉन में L। और यहाँ से इनकी वैल्यूज को जब हम फॉर्मूले में लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमने ऊपर लिख दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नीचे लिख दिया है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आता है। यदि मान लीजिए हम डेल्टा L को हम 1 ले लें, और जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाती है। देखिए, हेंस विदिन द इलास्टिक लिमिट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए unit area of cross section of a wire which doubles the initial length of the wire is numerically equal to the modulus of the wire। ठीक है, और इसकी जो यूनिट्स है वो MKS यूनिट सिस्टम में यदि हम निकालें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जिसको हमने नाम दिया था बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस के समय पर हम कहेंगे वो है कि वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, कि यदि हम वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के बीच में रेशो लेते हैं तो वो कहलाता है बल्क मॉडुलस, जिसको हम नॉर्मली K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही वॉल्यूम स्ट्रेस निकालेंगे जो हमने F बाय A, जिसको हम प्रेशर नाम देते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन माइनस डेल्टा V अपॉन में V। और माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट में प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, तो उसके जो वॉल्यूम है उसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ से हम बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जब हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, तो यदि हम बल्क मॉडुलस का इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसको हम डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी से, कि 1 बाय K इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी। हम डेफिनेशन देते हैं कि संपीड्यता, बल्क मॉडुलस का जो इन्वर्स है उसको हम संपीड्यता से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद थर्ड आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नीटा, कि जो थर्ड तरीके के हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन था, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, यानी अवरूपण प्रतिबल और अवरूपण विकृति।
तो वही विद इन द इलास्टिक लिमिट की प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर यदि हम अवरूपण प्रतिबल और अवरूपण विकृति के मध्य अनुपात निकालते हैं तो वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है, जिसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने जब स्ट्रेन और स्ट्रेस पढ़े थे तो जब हमने अवरूपण विकृति पढ़ी थी वहां पे हमने अवरूपण विकृति को थीटा के द्वारा नाम दिया था। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल जब हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम इन सारे मॉडुलस को पढ़ रहे हैं तो उसके बाद एक क्वांटिटी आती है पॉइजन रेशो, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कि एक प्रैक्टिकल चीज है कि जब हम किसी भी वायर पर फोर्स अप्लाई करते हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि केवल उस वायर की लेंथ जो है वही नहीं बढ़ती है बल्कि उसका जो डायमीटर है वो भी कम हो जाता है। तो जिसका मतलब यह है कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ साथ ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी पैदा हो जाता है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने पढ़ रखा है। अब ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होता है कि यदि हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें यदि चेंजेस हो रहे हैं, रिलेटिव चेंज हो रहे हैं, थिकनेस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उससे चेंज हो रहे हैं तो उस विकृति को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति या ट्रांसवर्स विकृति। ठीक है, तो दो तरीके की भी है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल होता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया उसी की डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम इन दोनों स्ट्रेन यानी विकृति का अनुपात लेते हैं किसी भी प्रत्यास्थता की सीमा में तो उसको हम कहते हैं पॉइजन रेशो। कि द रेशो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन to the longitudinal strain is constant, that is called the Poisson ratio and which is simply represented by the sigma। इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है कि जो सिग्मा है ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि बीटा अपॉन में अल्फा। अब यहाँ पे क्या दोनों ही स्ट्रेन है तो जिसकी वजह से जो पॉइजन रेशियो है वो क्या है, एक डायमेंशन लेस जिसको यूनिट लेस क्वांटिटी भी हम दोनों ही चीजें, ना डायमेंशन है ना यूनिट है। अब देखिए डायग्राम से हम आपको समझा दें कि जैसे यहाँ पर देखिए F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर जो डेल्टा एल अपॉन में एल जो है वो तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो इसकी डायमीटर है वो डी से कम हो जाता है, डी माइनस डेल्टा डी, एंड डेल्टा डी जो उसमें डिफरेंस आया है दैट इज द सॉरी यहाँ पर ये ट्रांसवर्स लिखना था कि तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन जो है वो माइनस डेल्टा डी अपॉन में डी हो जाएगा। जो माइनस है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेंथ में इंक्रीमेंट के साथ जो डायमीटर है उसमें डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट है, यानी वहां पे वो जो डायमीटर है वो कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ जो पॉइजन रेशियो हमें निकालना है बीटा अपॉन में अल्फा करेंगे तो इस तरीके से हम पॉइजन रेशियो को निकाल सकते हैं। सिंपल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तीनों ही चारों जो कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो इजी है निकालना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें फर्दर हम पढ़ेंगे इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, तो अपने जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच।